जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपके घर वालों की भी चिंता रहती है कि आपको घर जैसा भोजन मिलेगा कि नहीं, घर जैसा माहौल मिलेगा कि नहीं। कई जगहों पर बोर्ड लगा होता है हमारे यहाँ पर घर जैसा माहौल मिलता है, घर जैसा खाना मिलता है, लेकिन वहां पर भी वो घर जैसा माहौल मिल नहीं पाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवा रहा हूं जो 51 बच्चों को घर जैसी फीलिंग घर से बाहर दे रहे हैं। हमारे साथ में 51 बच्चों के माता पिता, अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, नीलेश गुप्ता सर, वंदना गुप्ता मैम जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रियांजा कोटा के फाउंडर। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत। आप 51 बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, 51 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही थ्रिलिंग भी है। हाँ। और बड़ा चैलेंजिंग भी है। हाँ, थ्रिलिंग भी है, बिल्कुल सही। मैं जानना चाह रहा हूँ 51 बच्चों की पेरेंटिंग करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? आसान तो नहीं कहूंगी, पर हाँ मुश्किल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं ये कहूँ कि वो एक छोटा बच्चा, मुझे उसकी उम्र के हिसाब से, अगर मैं उसकी मदर हूँ, एक 6 क्लास के बच्चे की मदर हूँ, तो फिर मेरी उम्र भी उतनी ही छोटी हो जाती है। क्या बात। मैं इसको वैसे ले लेती हूँ। हाँ। तो इस तरह से है कि मुश्किलात है, पर इतने नहीं जितने की हम सोचते हैं एज अ पेरेंट। राइट। सो क्रियांजा कोटा के जो फाउंडर हैं नीलेश गुप्ता सर, ये 16 साल से कई बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे देश विदेश में आज अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपसे मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 51 बच्चों की पेरेंटिंग की शुरुआत हुई, ये कैसे हुई, कहाँ से हुई? 51 बच्चे एक साथ घर में आ गए या आपने एक एक करके इनको आमंत्रण दिया? देखिए क्या हुआ था कि जैसे आपने बताया, मैं 16 साल से हूँ और हम सब जानते हैं कि कोटा को शिक्षा की काशी भी कहा जाता है। राइट। कोटा में लाखों बच्चे अपना सपने लेके आते हैं, जेई का, नीट का सपना लेके आते हैं। तो बच्चे बहुत छोटी क्लासेस में भी कोटा जाते हैं। तो एक बच्चा बड़ा टैलेंटेड होता है, लेकिन अगर बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलती है, सही मेंटरिंग नहीं मिलती है, तो वो बच्चा से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक सिंपल सी चीज है सर, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं कि बच्चा कोचिंग में कितना समय बिताता है वीक में, तो करीब 35 से 36 घंटे बच्चा कोचिंग में बिताता है। Right. बाकी जो 140 घंटा है बच्चा, वो तो हॉस्टल में बिताता है। तो हॉस्टल में या पीजी में बिताता है, तो वहां पर वो बच्चा कैसे रह रहा है, वहां पर उसकी कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Right. तो शुरुआत 1-2 बच्चों के साथ ही हुई थी। उसमें घर बहुत छोटा था सर, 2 बेडरूम हाउस था। तो 1-2 बच्चों के साथ शुरुआत हुई थी और फिर हमें लगने लगा कि डिमांड बहुत ज्यादा आने लगी, तो फिर हमने अपना घर कंस्ट्रक्ट कराया और अभी 51 बच्चे हमारे साथ इस समय यहाँ पर। एक को मत छोड़ो आप, 51 पूरे हैं। 51 बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं अभी, उससे देखने वालों को भी ये लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि तो हॉस्टल टाइप हो गया। मतलब कोटा में बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो क्या हॉस्टल टाइप है या थोड़ा डिफरेंट है उससे? देखिए हॉस्टल की जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं खाने पीने के, वो तो सब पूरे करते हैं। आपने जैसे बताया कि शुरू में हमने बात करी थी कि मैम खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। और खाने पीने का ध्यान से सिर्फ ये मतलब नहीं है, खाने पीने का मतलब है कि हम बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हम बच्चों के साथ ही करते हैं। वी डोंट हैव अ सेपरेट किचन सर। क्या बात है। तो अपने आप जो फूड क्वालिटी होती है इंश्योर हो जाती है। कोई फूड आउटसोर्स नहीं है, खुद के कुक्स हैं। मैम फाइनली जो दाल में तड़का डालना होता है ना, वो मैम डालती है। वो जो छोंक लगना होता है ना, वो मैम डालती है। ठीक है। और साथ में पेंडेमिक में इस समय पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया तो 90% बच्चा जनरली इसको मिसयूज करना शुरू कर देता है। तो वहां पर इस बच्चे को उस डिस्ट्रैक्शन से बचाना, उसको वापस फोकस करके देना कि बेटे आप यूज करो, लेकिन टेक्नोलॉजी को सही तरह से यूज करो, क्योंकि आजकल बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर हम वो एक डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं। ठीक है। एक एक्सरसाइज रिजीम है बच्चे का, रोज सुबह 15 मिनट आधे घंटे उसको एक्सरसाइज करनी है ना। और बहुत ज्यादा ना ऑनलाइन डिलीवरी जो मैकेनिज्म्स होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करना, बिकॉज उससे आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है। खुद के अपने टीचर्स होते हैं जो बच्चे को रोज चेक कर रहे होते हैं, होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। पिकनिक्स, आउटिंग्स, वो सब बच्चों की हो रही होती है। स्पोर्ट्स सब बच्चों का हो रहा होता है। एक पूरा एक डिसिप्लिन सिस्टम है। तो जिस वजह से बच्चे की डे टू डे लेवल पर अच्छी प्रोग्रेस होती रहती है। हम जैसे हमने बताया था कि पीटीएम हम बच्चों की करते हैं। कोई हॉस्टल में आपने कभी सुना नहीं होगा, पीटीएम होती है। कोचिंग्स में तो पीटीएम होती है, स्कूल से पीटीएम होती है, लेकिन हमारे साल में एक बार होती है। हम महीने में एक बार पीटीएम करते हैं। तो पेरेंट्स को अपडेट देते रहते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। पूरे घर को हमने पेरेंट्स को सीसीटीवी पे एक्सेस दे रखा है। आप कभी भी देख सकते हो कि बच्चा कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, किचन में क्या बन रहा है, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। क्या बात है। तो आपके जो ये नियम और कायदे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर्मी वाला माहौल है। तो क्या आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, मैंने अपने करियर की जो शुरुआत थी वो इंडियन एयरफोर्स से करी थी। आई जॉइन एज ए फ्लाइंग ऑफिसर और फिर 2005 में मैंने रिटायरमेंट लिया था। तो उसके बाद में कोटा शिफ्ट हुआ था। बहुत बढ़िया। तो मैम आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर तो बच्चे आ चुके हैं, रह रहे हैं, और 51 बच्चों में वो शगुन का जो नंबर है उसमें वो फिट हो चुके हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा नहीं आना चाहते, नहीं आ पाते, और
कोटा नहीं आएंगे तो आप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे पेरेंटिंग, क्योंकि आप दोनों से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि पेरेंटिंग का सही तरीका क्या है। देखिए, ये हर स्टेज में अलग अलग होगा। अगर बच्चा 6 to 10th में है तो टिप अलग होगी, बच्चा अगर 11th 12th में है तो वो टिप अलग होगी। जनरली हम जो चाइल्डहुड है उस स्टेज है ना, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आनंद, जिज्ञासा और साधना। तो जिज्ञासा इज जब बच्चा 6 to 10th में पढ़ रहा है, ये टाइम है जब बच्चे का इंक्विजिटिवनेस बहुत हाई होता है, उसको हर चीज जाननी होती है, ही आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो टाइम है जब बच्चे की विड्थ को एक्सप्लोर करना है। एंड 11th 12th में जब बच्चा आ जाता है तो वो ना फोकस वाला टाइम है। अगर वो IIT की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, क्लैट की तैयारी कर रहा है, किसी और चीज की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत डीप फोकस करना है। तो पेरेंट का रोल अलग अलग जगह पर अलग हो जाता है सर। 11th 12th में थोड़ा सा मित्रवत रोल हो जाता है, लेकिन 6 to 10th में मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेरेंटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप बच्चे को थोड़ा सा पुश करते रहे, बिकॉज कई बार बच्चों को पुश चाहिए होता है और उसके लिए वो डेली पेरेंटिंग चाहिए सर। हम एक दिन जोश में आ गए, हमने पेरेंटिंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको बच्चे का रोज होमवर्क चेक करना है तो रोज करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने जो 3 स्टेजेस बताई हैं, आनंद, जिज्ञासा और साधना, बहुत कमाल। सो शुरू में बच्चे को आनंद करने दें, फिर उसकी जिज्ञासा जो है उसको सॉल्व करते चलें, और फिर साधना में उसको साधना रत रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ पर जैसे 51 बच्चे भी आप बता रहे हैं, टीनेजर बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं आप लोग? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे यहाँ सब एक अच्छा एक पीयर ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, क्योंकि बच्चे सब एक साथ रहते हैं। तो जनरली जब घर में बच्चा अकेला रह रहा होता है ना, तो वो अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। एंड ऑब्वियसली बच्चे की बात को जितना जल्दी उसके दोस्त समझेंगे उतना कभी उसके पेरेंट्स नहीं समझ सकते। तो एक तो बहुत अच्छा पीयर ग्रुप है, और वो पीयर ग्रुप जो उनके इमोशनल इश्यूज है उनको काफी हद तक वो खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं। जहां तक दूसरी बात है, एकेडमिक हम लोग बच्चे को रोज देख लेते हैं। तो अगर बच्चे ने क्या हो गया कि अगर आपका दिन अच्छा स्टार्ट हो गया तो रात में नींद अच्छी आएगी। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा दिन भर अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, सुबह एक्सरसाइज कर ले, खाना अच्छी तरह से खा ले, ताकि वो रात में बड़ा कंफर्टेबली सो जाता है, उसको ऐसे इश्यूज नहीं आते। और बाकी जो पीयर ग्रुप होता है वो अपने आप उसको मैनेज कर लेता है। और आपने एक बुक भी लिखी है सर की, बुक का नाम है बच्चों को थोड़ा तनाव में पालिए, राइट? हाँ। तो ये जो आपने बुक का नाम रखा, बच्चों को थोड़ा तनाव में पालिए, ये क्या सोच के रखा आपने और उसमें क्या लिखा है आपने बुक में? थोड़ा बताइए। ये बुक का मैं दिखा देता हूँ। बच्चों को थोड़ा तनाव में पालिए, और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके कवर को, तो उस पर आपको दिखेगा कि चश्मा टूटा हुआ है, लेकिन बीच में उसको जुगाड़ से चिपका दिया है। देखिए क्या होता है, हम कई बार पेरेंटिंग में देयर वाज अ टाइम, हम 4 भाई थे जैसे, तो बड़े भाई की शर्ट आती थी, वो फिर छोटा भाई पहनता था, उसके बाद और छोटा, फिर वो सबसे बाद में मेरे पास आती थी। ठीक है ना? अब वो दिन चले गए सर। अब कई बार ऐसा हो गया है कि हम बच्चे की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने लग गए, और जब सारी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे ना, तो मुझे क्या लगता है कि हम 5 स्टार वेटर्स की तरह हो गए पेरेंट्स। बच्चे ने कुछ मांगा नहीं, हमने तुरंत तश्तरी में सजा के दे दिया। क्या बात। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ संडे के दिन डिसाइड करता हूँ कि मैं मॉल में जाके मूवी देखनी है। मैं घर से लंच करके निकला, मैं मॉल में गया, जैसे ही मॉल में एंटर किए, बच्चा बोलता है मुझे डोमिनोज में पिज्जा खाना है। अभी तो लंच किया भाई, अभी क्यों पिज्जा खाना है? आप उसकी बात मान के उसे डोमिनोज में ले आते हैं। आप वहां से बाहर निकलते हैं, आपका कोई फ्रेंड मिल जाता है, आप उससे बातचीत करने लगते हैं, बच्चा आपकी पैंट खींचता है, पापा मैं बोल रहा हूँ, आप उसको अपना स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। नो, व्हाट इज दिस? आप बच्चे को थोड़ा भी वेट नहीं करवा पा रहे। आप उसकी इनफैक्ट उसने जब जैसे कुछ खाने को मांगा आपने दे दिया, उस समय उसकी हंगर थी नहीं, इट वाज आर्टिफिशियल हंगर। राइट। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे को कहीं ना कहीं रोकना होगा। हर समय आप उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे तो फिर वो, इसलिए इस बुक का नाम है कि थोड़ा तनाव में पालिए, ठीक है ना? स्ट्रेस इज फ्री, राइट? बिकॉज हम क्या सोचते हैं जब पेरेंट कि हमें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे बेस्ट चीज देनी है, बट व्हेन यू स्टेप आउटसाइड, आपको बेस्ट तो क्या, आपको फेयर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। आपको बच्चे को वर्स्ट के लिए भी तैयार करना है। आपसे बेस्ट के लिए मत तैयार कीजिए, उसको वर्स्ट के लिए भी तैयार कीजिए। दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट। वेरी ब्यूटीफुल। आपसे अब मैं जानना चाह रहा हूँ, 51 बच्चे अभी हैं, आप जैसा बता रहे हैं क्रियांजा कोटा में, और ज्यादा बच्चे आए, उसके लिए क्या तैयारी आपने की है? सर हमारे पास डिमांड लगातार आ रही है, तो हम लोग एक अपना नया कैंपस लेके आए जो कोटा में ही है। हमारा स्कूल पार्टनर है SR पब्लिक स्कूल ढकनिया, जो रोड नंबर 1 पे ढकनिया रेलवे स्टेशन उसके पीछे SR पब्लिक स्कूल है। तो उनके साथ हमने एक नया हॉस्टल हम लेके आ रहे हैं, जिसमें करीब 75 बच्चों की और कैपेसिटी हमने डेवलप करी। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे साथ एक कंस्ट्रेंट आ रहा था हमारे कैंपस में था कि वो एक बहुत
स्पेस की कंस्टेंट आ रही थी, हम बच्चों को बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीजें नहीं दे पा रहे थे, राइट है ना। बहुत, क्योंकि बच्चे जब आते हैं कोचिंग करने आते हैं तो उनके स्पोर्ट्स वाली जो स्किल्स होती है ना, गेम वाली जो स्किल्स होती है, खत्म हो जाती है। इनको इतने बड़े कैंपस नहीं मिलते, तो वो एक ऐसा कैंपस है, इंटीग्रेटेड कैंपस है, जहाँ पर बच्चों को सारे स्पोर्ट्स भी मिलेंगे और बाकी जो हमारा पेरेंटिंग का तरीका है वो तो मिलेगा इस चीज को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 2 साल में जो लेकिन सर चेंज आया, अभी आप बात कर रहे थे स्मार्टफोन की, हम बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं, अभी तो ऑनलाइन होने लगा सब कुछ, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में विनर कौन है? देखिए, नो डाउट कि ना ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कई बार हम खुद भी एज ए एडल्ट भी जब हम फेसबुक और यूट्यूब चलाते हैं तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। Right. और यूट्यूब इनकी एल्गोरिथम इतनी इंटेलिजेंट होती है कि आपको उलझा के रखते हैं, जाने नहीं देंगे, है ना, वो जाने नहीं देंगे। तो आपको बच्चा है सर डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ परसेंट बच्चा होता है जो अपने आप को फोकस करके रखता है, लेकिन जनरली अगर बच्चे को एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो जितना वो ऑफलाइन स्टडी करेगा उतना बेटर। यस, आपके कोई डाउट्स आते हैं, आपको कोई चीज समझनी है, आप एक लिमिटेड टाइम के लिए जाइए। यूट्यूब पे बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छा मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप जरूरत से जरा समय बिताएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली जब आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर गोल की तरफ आगे गोल की तैयारी। एब्सोल्युटली। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन पहले देखना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है कि वहां पर आपके अपने बच्चे को भेजा जाए, तो क्या ट्रेलर वो देख सकते हैं? देखिए, मैं अभी रेजिडेंस में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और वहाँ पर जो जूनियर डिवीजन है उसको लीड कर रहा हूँ, और हम लोग एक रेजिडेंशियल कैंप प्लान कर रहे हैं, और ये रेजिडेंशियल कैंप 15 मई से शुरू होगा, 2 फेजेस में, 15 मई से लेकर 27 मई है, फिर आई थिंक 1 जून से लेकर कुछ 12 जून है, तो उसकी डिटेल्स वहाँ पर मिल सकती है। तो ये 12 डेज के रेजिडेंशियल कैंप है, जिन लोगों को एक बार वो फील लेनी है कोटा टीचिंग मेथोडोलॉजी की, एक रेजिडेंशियल जो हमारी फिलोसफी है उसकी थीम, उसकी एक फील लेनी है, वो एक 12 दिन में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फील आ जाएगी उनको कैसे बच्चे मोबाइल से दूर रह के भी एक ओवरऑल बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी में मैं जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप देश की जो सबसे बड़ी, मैं अगर कहूँ, जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा की काशी है कोटा, वहां आप रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लगातार आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा उन बच्चों के लिए जो अभी भी अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेजेस होंगे? अगर स्पेशली हम 10 to 11 मूविंग बच्चों की बात करते हैं, जिनका आज मैथमेटिक्स का बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे मैथ्स का एग्जाम देने गए, राइट, तो अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं, करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस क्लैरिटी के लिए पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं हमने सब कुछ बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, ये डिसाइड करेगा। उस बच्चे के पास कितनी इन्फॉर्मेशन डिसाइड करने की, एज ए पेरेंट आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत हो, आप उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको उसमें एक्टिव डिसीजन मेकर होना ही पड़ेगा। आप उसके लिए बच्चों को एक्सपर्ट से मिलवाइए, है ना, जो सीनियर्स है उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों रोल मॉडल से मिलवाइए, और एक कहीं पर जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, ये सब करवाइए। और अगर हम ये सब रॉ वर्क कर लेते हैं, ये सब ग्राउंड वर्क कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे डिसीजन आएंगे, मुझे लगता है कि वो डिसीजन ज्यादा फर्म होंगे, उसमें हम ज्यादा टिके रह सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैम, आपकी तरफ से आखिरी मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए और खास करके पेरेंट्स के लिए? देखिए, उम्मीद सब रखते हैं अपने बच्चों से कि वो बेस्ट से बेस्ट करें। मुझे लगता है कि एक बार ठहर कर कि एक बच्चा भी हमसे ये उम्मीद करता होगा कि मेरे पेरेंट्स भी वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट हो, कहने के लिए भी नहीं, होने के लिए भी होने चाहिए। क्या बात है। तो इसलिए खुद को रोज कुछ सिखाना है ताकि आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सके। बस ये बनाए रखेंगे तो चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे पेरेंटिंग की जा सकती है, क्या सही तरीका होना चाहिए। और जो आपने आपकी बुक का नाम रखा है वही मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, बच्चों को थोड़ा तनाव में पालिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का आज यहाँ जुड़ने के लिए, और हम तो यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि 51 से 5100 का परिवार हो, 51,000 का परिवार हो, और हम मिलकर के एक बेहतर दुनिया बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मोटिवेशनल कहानियां, और सुनते रहिए माय FM। चलो आज कुछ अच्छा सीखते हैं।